है। वहाँ दूसरी तरफ अंजू सीधा माधव मिश्रा के पास जाती है और वहाँ पहुंचकर बताती है क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ माधव मिश्रा ही राज की हेल्प कर सकते हैं। अंजू माधव मिश्रा को पूरी डिटेल्स बताती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और सारा सीन समझाती है कि वहाँ क्या चल रहा था। फिर हम देखते हैं इंस्पेक्टर गौरी को जो काम वाली से पूछताछ कर रही होती है। साथ ही वो अपनी टीम को मर्डर वेपन्स ढूंढने के लिए भी बोलती है क्योंकि अगर वेपन्स मिल गया तो ये केस जल्द ही सॉल्व हो सकता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में राज अपने रूटीन बताता है कि वो सुबह सवेरे उठता है, माँ को बिल्डिंग के बाहर छोड़ता है और फिर जॉगिंग के लिए चला जाता है। वो कहता है कि यूजुअली वो आधा घंटा जॉगिंग करता है लेकिन उस दिन उसने सिर्फ 15 मिनट में ही वापस आ गया क्योंकि रात को उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। जब राज जॉगिंग से वापस आया तो उसने देखा कि रोशनी जमीन पर पड़ी है और वो तड़प रही है। उसके गले पर गहरा घाव था और वो पूरी तरह से खून में लथपथ थी। राज ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और उसे बचा नहीं पाया। अब राज के और सवालों का जवाब उसका लॉयर ही पुलिस के सामने देने वाला था। इसी वजह से अंजू ने माधव मिश्रा को जेल भेज दिया था ताकि वो राज से मिलकर केस समझ सके। माधव मिश्रा ने जेल के अंदर ही राज को समझा दिया ये केस सिंपल नहीं है, ये एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। उस वक्त तुम्हारे साथ कोई नहीं था, तुम वहाँ अकेले थे, इसलिए सिस्टम तुम पर ही शक करेगा। तुम्हें अब सिर्फ पुलिस से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से लड़ना पड़ेगा और इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर राज ने पूरा सच बताया कि आखिरकार वहाँ क्या हुआ था। उसने कहा मैं जॉगिंग के लिए गया था, फिर माँ को ड्रॉप किया, वापस आया तो रोशनी खून में लथपथ थी। मैंने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और मैं उसे नहीं बचा पाया। माधव मिश्रा चाहते थे कि अगली ही सुबह राज को बेल मिल जाए तो उन्होंने जज के सामने बेल की एप्लीकेशन फाइल की लेकिन कोर्ट ने बेल नहीं दी क्योंकि पुलिस के पास अभी तक कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होता जिससे राज को बेकसूर साबित किया जा सके। ये सब देखकर एडवोकेट लेखा जो माधव मिश्रा की ओपोनेंट लॉयर थी सोचती है शायद माधव मिश्रा के लिए भी ये केस इजी नहीं होने वाला। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर गौरी हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर उसे बताता है जो भी मर्डरर था वो राइट हैंडेड था, कट लेफ्ट से राइट साइड में गया है। ये सुनकर गौरी ने उन सभी लोगों को बुलाया जो आयरा के बर्थडे पार्टी में आए थे। सबका एक ही जवाब था, राज और रोशनी के बीच थोड़ी बहस हुई थी लेकिन किसी ने भी उनका झगड़ा नहीं देखा। दूसरी तरफ माधव मिश्रा के जूनियर लॉयर्स भी अब केस पर एक्टिवली काम करना शुरू कर देते हैं। वो केस के हर कोने को देखने की कोशिश करते हैं कि मर्डर के पीछे किसका हाथ हो सकता है। बिल्डिंग के फ्रंट और बैक गेट पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। माधव मिश्रा दोनों बिल्डिंग्स जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। गौरी को मर्डर वेपन्स ढूंढना था। वहीं माधव मिश्रा का टारगेट होता है वो आयरा से मिलना चाहते हैं क्योंकि मर्डर के वक्त आयरा उसी घर के किसी कमरे में थी। जब गौरी इन्वेस्टिगेशन करती है तब उन्हें पता चलता है कि मर्डर वेपन्स एक सर्जरी में यूज होने वाला शार्प ब्लेड था। वहीं माधव मिश्रा अंजू के घर पहुंचते हैं और उससे कहते हैं मुझे आयरा से बात करनी है। लेकिन जब वो आयरा से मिलते हैं तो आयरा की हालत काफी अलग होती है। आयरा उस वक्त काफी नर्वस थी। इंस्पेक्टर गौरी को रोशनी के घर से वो शार्प ब्लेड नहीं मिला था लेकिन उन्हें एक लड़के मोनू के बारे में पता चलता है जो बिल्डिंग का कूड़ा उठाने का काम करता है। मर्डर से कुछ देर पहले मोनू ने उस घर से कूड़ा उठा लिया था। दूसरी तरफ माधव मिश्रा आयरा से बात कर रहे होते हैं। आयरा उस वक्त ड्राइंग कर रही थी लेकिन उसके जवाब ठीक से नहीं आ रहे थे। हर सवाल पे वो या तो चुप रहती थी या फिर कंफ्यूज्ड हो जाती थी। तभी अचानक से उसे चक्कर आते हैं और वो वहां से निकल जाती है। माधव मिश्रा ने उसकी ड्राइंग बुक उठा कर देखी। इसमें एक ड्राइंग थी जो रोशनी से मिलती जुलती लग रही थी लेकिन ड्राइंग काफी स्कैरी थी। उसमें रोशनी का चेहरा बिगड़ा हुआ था और क्रीपी लग रहा था। या तो उसे इससे डर लगता था या फिर वो उससे नफरत करती थी।